दिसंबर 2021 महीने पर चल रहे थे हम लोग। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह निपटा चुके हैं हम लोग। IFSR रिपोर्ट भी निपटा चुके हैं। और ये जो कल MPI की रिपोर्ट थी, इस पर मैंने मध्य प्रदेश पे स्पेसिफिकली फोकस किया था। जितने मैक्सिमम एरियाज वहाँ पर प्रश्न बन सकते थे वो बनाए थे। ठीक है, लगभग 22-24 क्वेश्चन उस पर फ्रेम हो गए थे। अच्छी बात है। अब हम उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिसंबर 2021 माह में सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उसके अध्ययन के लिए एक सोलर यान या कहें कि एक उपग्रह भेजा गया था, जिसको हम कह रहे हैं पार्कर यान। हमें बस ये बताना है कि जो पार्कर यान है किस देश द्वारा भेजा गया था। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, 4 ऑप्शन है जी। बिल्कुल सही है, आंसर है ए, अमेरिका। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, जिसको हम नासा बोलते हैं, उसके द्वारा देखिए सूर्य और सूर्य का जो बाहरी आवरण है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उसके अध्ययन के लिए एक सोलर प्रोब भेजा गया था, जिसको हम पार्कर बोल रहे हैं। सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसके लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पार्कर नामक एक यान भेजा है। ध्यान दीजिएगा, पार्कर से पूर्व सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक जो यान पहुंचा था वो था हेलियोस 2। काफ़ी समय हो गया है ये। ठीक है, तो पार्कर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। ये नाम, इसका जो नाम है वो यूजिन पार्कर के नाम पर लिखा गया है, जो कि अमेरिका की नासा से जुड़े हुए थे। चलिए, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है फोर्ब्स, इसने 2021 के लिए 100 सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की एक सूची जारी की। ठीक है, अब हमें बस ये ध्यान दीजिएगा कि इन सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला किसे बताई है। ये अलग अलग महिलाओं की सूची जारी करते हैं, व्यक्तियों की सूची जारी करते हैं। तो ये 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें 4 नाम है आपके बीच में, मैकेंजी स्कॉट, कमला हैरिस, क्रिस्टिन लेगार्ड और एंजेला मर्केल। ये चारों महिलाएं कहीं ना कहीं कई बार पूछी जा चुकी हैं। इनमें से कोई भी एक नाम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 2021 की सूची है, जो कि दिसंबर 2021 में आई थी, 2020 की नहीं है। 2021 की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में वो है मैकेंजी स्कॉट। ठीक, मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो सूची है 2021 की, उसमें विश्व के सबसे धनी माने जाने वाले जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, अब तो उनका तलाक हो गया है, वो है मैकेंजी स्कॉट। उनको सर्वाधिक शक्तिशाली महिला माना गया है। ठीक है, इससे पहले लगातार 10 सालों तक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल रही थी। चलिए, मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड 2021 जी, हाँ जी, ओलाफ, बिल्कुल। 2021 की सर्वाधिक पावरफुल जो महिला है वो है मैकेंजी स्कॉट। उसके बाद में जो दूसरा नाम है वो है कमला हैरिस की, US की वाइस प्रेसिडेंट है। इसके बाद में क्रिस्टिना लेगार्ड का नाम आता है। ठीक, जो इस समय प्रेसिडेंट है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। ठीक है, ये फोर्ब्स की सूची रही है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में फोर्ब्स ने 2021 के लिए जो सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, उसमें 4 महिलाएं ऐसी हैं जो कि भारत से जुड़ी हुई है जी। उसमें 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं, उन पर बात कर लेते हैं हम। ये महत्वपूर्ण है। पहला नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वर्तमान वित्त मंत्री है। 2021 की सूची में इनका स्थान 37वें नंबर पर है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वर्ष 2019 में ये भारत की वित्त मंत्री बनी थी। लगातार तीसरा साल है जब उनको इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक, 2020 में इनका जो स्थान था वो 42 पर था, इस बार 37। इसका मतलब है कि ये और भी शक्तिशाली हुई। मोस्ट पावरफुल इंडियन वुमेन्स इन द वर्ल्ड इन 2021, 22 की लिस्ट अभी नहीं आई है ना, परेशान मत होइएगा। तो पहला नाम है निर्मला सीतारमण का, पॉलिटिशियन है ये, रैंक 37। दूसरा नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा। ठीक, CEO HCL कॉरपोरेशन की, एज 40 ईयर्स, रैंक 52। अगला नाम है किरण मजुमदार शॉ, बायोकॉन की प्रमुख हैं ये, इनकी रैंक है 72। इसके अलावा एक और नाम आपको मिलेगा फाल्गुनी नायर का, है ना, वो नायिका की प्रमुख है। रोशनी नाडार मल्होत्रा HCL के संस्थापक शिव नाडार की इकलौती संतान है और उसके बाद में HCL से इससे जुड़ी हुई है। अगला जो नाम है वो किरण मजुमदार शाह है, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की बेंगलोर स्थित बायोकॉन की चेयरपर्सन है।
ये ध्यान दीजिएगा। इन सब के बारे में डिटेल जानकारी दी है मैंने। अगला नाम है फाल्गुनी नायर। ठीक, फाल्गुनी नायर जो है वो चौथी महिला है। इस साल की सूची में इनको 88वां स्थान दिया गया है। नायिका की चेयरपर्सन है, ये CEO है। चलिए अगला नाम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2021 में अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित की। इस सूची में भारत की किस महिलाओं को सर्वाधिक शक्तिशाली दिखाया गया? अभी मैंने आंसर बताया था आपको। आंसर है निर्मला सीतारमण, जो कि 37वें नंबर पर है। ठीक, निर्मला सीतारमण रैंक 37, फिर रोशनी नाडार मल्होत्रा रैंक 52, फिर किरण मजूमदार शाह रैंक 72 और उसके बाद में फाल्गुनी नायर रैंक है 88। चलिए अगला, रोशनी नाडार मल्होत्रा जो इस लिस्ट में शामिल है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनका कार्य क्षेत्र क्या है? ये अलग अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं जो बनाए गए हैं। हाँ जी, व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई है रोशनी नाडार मल्होत्रा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, रोशनी नाडार मल्होत्रा IT क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कंपनी है। ठीक है, SCL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, CEO SCL कॉरपोरेशन बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, दूसरा नाम है किरण मजूमदार शाह। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 महिलाएं हैं और एक 5वीं महिला, ये जो 5 महिलाएं, इनमें से किसी एक का नाम आपकी एग्जामिनेशंस में आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पर रख के तैयार कर लीजिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। ठीक, किरण मजूमदार शाह का कार्य क्षेत्र वही व्यापार वाणिज्य, इस पर चर्चा हुई हमारी। ठीक, आगे बढ़े। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की चेयरपर्सन, व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर नायिका की चेयरपर्सन है, ये भी पता है आपको, संस्थापक भी है और प्रमुख भी है। फाल्गुनी नायर नायिका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2022 की घटना है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण नहीं किया है, नया नहीं करेगा? जी, सुरक्षा परिषद की जो संरचना है अगर आप उसको देखेंगे यूएनओ में, तो वो 15 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 5 जो सदस्य हैं वो स्थायी हैं और जो 10 सदस्य हैं वो 2-2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। UN महासभा जो है वो वोटिंग करती है और फिर लेती है। तो 1 जनवरी 2022 से अभी भारत खुद इस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इस साल 31 दिसंबर 2023 तक वो रहने वाला है। ठीक है, 2 साल पूरे हो जाएंगे भारत के। अभी आप बताएं कि 1 जनवरी 2022 को किन 5 नए सदस्यों ने सुरक्षा परिषद की सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेशन शुरू किया है? आंसर सही है आपका, डी है। मैं बस जानकारी देना चाहता हूं कि अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन व संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। भारत की सदस्यता 1 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी और वो 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर रहने वाला है। ये 5 देशों की सूची आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये न्यूज़ चर्चा में भी रही है काफ़ी। 1 दिसंबर 2021 का ये न्यूज़ है, अगर आप उस समय के पेपर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने डिटेल जानकारी दी है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें 5 सदस्य परमानेंट कौन है, बाकी के अस्थायी सदस्य कौन है, भारत की स्थिति कहाँ पर है, वो कब इसमें हटने वाला है, वही 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक, 1 जनवरी 2022 की जो स्थिति बनेगी, अब 5 स्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। एक समय था जब इन्हीं में से एक नाम पूछा जाता था कि 5 स्थायी सदस्य कौन थे। अस्थायी सदस्यों में जो इस साल पूरे साल 31 दिसंबर को फ्री होने वाले हैं, उसमें भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, मेक्सिको है। ठीक, दिसंबर 2022 में इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और इधर 2023 यानी कि अगले 2 साल तक जो रहने वाले हैं उसमें अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, इन 5 देशों की अपॉइंटमेंट अभी हुई है ना। इन्होंने अभी सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन किया। दिसंबर 2022 माह में संजीव मेहता चर्चा में रहे। संजीव मेहता का कार्य क्षेत्र है, हाँ जी। देखिए ये प्रश्न इस तरह से नहीं बनने हैं। मैंने क्या किया है, मुद्दों को उठाया है, जैसे संजीव मेहता के बारे में मुझे बताना है तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया क्वेश्चन के माध्यम से और फिर हम
उधर डिटेलिंग पे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा सस्पेंस आवश्यकता नहीं है। व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हैं संजीव मेहता, और अगर आप संजीव मेहता को देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HCL के चेयरपर्सन तथा सह प्रबंध निदेशक। ठीक है, इन्हें फिक्की ने संजीव मेहता को अपना नया अध्यक्ष चुना है। फिक्की एक महत्वपूर्ण संगठन है, व्यापारिक संगठन है जो कि हमारे देश में कार्य कर रहा है। फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, किनका स्थान लेंगे वो? श्री उदय शंकर का, जो कि मीडिया जगत से बिलोंग करते थे। 18 दिसंबर को मेहता का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वहाँ पर हमारे श्री संजीव मेहता जी फिक्की के चेयरमैन के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है भैया, हिंदुस्तान यूनिलीवर के CMD संजीव मेहता बने फिक्की के अध्यक्ष। मैंने प्रश्नों के उत्तर में इमेजेस का भारी मात्रा में प्रयोग किया है ताकि आप लोग इन चित्रों के साथ प्रश्नों को कोरिलेट कर पाएँ और काम बन पाए आप लोगों का। दिसंबर 2021 माह में चंडीगढ़ की हरनाज संधू, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत गई। बहुत अच्छी बात है। बस ये बताना है कि भारत की कितनी महिलाओं ने ये खिताब जीता अभी तक। इसमें हरनाज संधू भी शामिल है। 3 महिलाएं जो काम हो चुका है। इजराइल के एलिट शहर में दिसंबर 2021 माह में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, जिसमें चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स बनने में सफलता प्राप्त की। ये तीसरी बार है जब भारत की किसी महिला ने यह खिताब जीता है। ठीक, ये लिस्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले तो हरनाज संधू को देख लीजिए आप, दिसंबर 2022 की ये घटना है जी। 3 नाम बता रहे थे आप, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज। ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ जी, आज का पहला प्रश्न जिसमें मैं 7 स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक ये प्रश्न है और इसके बाद वाला एक प्रश्न है। ये दोनों प्रश्नों में से एक उठ के बैठ सकता है। आई रिपीट, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने के साथ साथ आपको ओरिएंटेशन ज़रूर दे दूँ। हरनाज संधू को पूछे ना पूछे, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए। नाम है नीलामणि फुकन। हमें बस ये बताना है कि नीलामणि फुकन जो है वो किस भाषा के साहित्यकार हैं। असमी, बंगाली, कोंकणी, मलयालम। जितने बच्चे उपस्थित हैं मैं चाहता हूँ कि वो आंसर करें, और वो इसलिए करें ताकि सही नहीं तो गलत करें, और गलत करेंगे तो फिर आपको पता रहेगा कि आप गलत कर चुके हैं। 19 जून को अगर ये प्रश्न आपको दिख जाता है तो वहाँ पर आप इसको सही करके आएंगे। आंसर है असम। असमी लेखक है ये। दिसंबर 2021 माह में वर्ष 2020 के लिए, ध्यान दीजिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 56-57 दोनों एक साथ दिए हैं, कन्फ्यूज़न मत रहिएगा, है ना। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलामणि फुकन को दिया गया है। असमिया कवि है नीलामणि फुकन, उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, उससे पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री दिया जा चुका है। ये न्यूज़ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तथा ज्ञानपीठ चयन बोर्ड की चेयरपर्सन प्रतिभा रे ने 88 वर्षीय कवि को ट्रॉफी, चेक और स्मृति चिन्ह भेंट किया। फुकन जवन कवि के रूप में जाने जाते हैं, फलाना ठिकाना। ठीक है, इससे पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक, चलिए 56वां हो गया। बेसिक जानकारी देख लीजिए। असम से बिलोंग करते हैं नीलामणि फुकन जी। इन्हें असम वैली अवार्ड, ये तो छोड़ दीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981, उसके अतिरिक्त पद्मश्री 1990 में दिया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये तीसरे असमी भाषा के साहित्यकार। इससे पहले जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य है 1979 में। दूसरा नाम है इंदिरा गोस्वामी सन 2000 में, और नीलामणि फुकन 2020 के लिए। तीसरे हैं ये। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो कि आपके लिए फिर महत्वपूर्ण है, फिर से मैं एक 7 स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, और वो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी को दिया गया है। हाँ जी, दामोदर मावजी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है कि वो किस भाषा के साहित्यकार हैं। दिसंबर 2021 माह में दामोदर मावजी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि कोंकणी भाषा के जुड़े हुए हैं। ठीक, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी जो आपके सामने है। ठीक है भैया, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है आपको।
अब इसके बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार को समझ लीजिए। भारतीय भाषाएं या राजकीय भाषाएं जो कि 22 हैं, उनमें उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 2018 में पहली बार 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो इस प्रकार है, ये आपको पता ही है। 1982 तक ये जो पुरस्कार था, ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही कृति के लिए दिया जाता था, किंतु बाद में फिर किसी भाषा में समग्र योगदान के लिए भी दिया जाने लगा। मतलब किसी एक रचना को फोकस ना करके किसी कवि के व्यक्तित्व को या उसके संपूर्ण कार्य क्षेत्र को भी ध्यान रखकर दिया जा रहा है। 11 लाख रुपए यहाँ पर पुरस्कार दे रहे हैं। अगला आ जाइए, दिसंबर 2021 माह में भारत की किस हस्ती को भूटान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो सम्मान दिया गया है। हाँ जी, 4 नाम आपके सामने हैं, आपको मोटा मोटा अंदाज़ा है ही कि किसको दिया जा रहा है। सही बात है, आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री हैं ये, किसके, भूटान के, हमारे ठीक है भैया। तो भूटान सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप हमसे ले लीजिए ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो सम्मान, ठीक है। चलिए, ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिया गया एक रिपोर्ट है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट है कि भैया भूटान जी धन्यवाद, आपने मुझे पुरस्कार दिया। अब ये तो घटना अभी की हो गई, इससे पहले भी कई सारे पुरस्कार है जो हमारे मोदी जी ले चुके हैं। उम्मीदवार बात है कि पूछे जाने की संभावना से युक्त है। जैसे कि अमेरिकी प्रशासन ने इन्हें सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट दिया था सन 2020 में। अमेरिका ने इन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। जो लीजन ऑफ द मेरिट है वो सैनिक सम्मान था, नागरिक सम्मान में है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। 2 सम्मान हो गए अमेरिका की तरफ से। उसके बाद में यूएई द्वारा दिया गया था ऑर्डर ऑफ जायद, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया था 2019 में। अफगानिस्तान ने सर्वोच्च सम्मान उनका जो है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दिया। इससे पहले सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौदा भी दे दिया है। मालदीव ने डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन भी दे दिया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने नरेंद्र मोदी को दे दिया है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार अक्टूबर 2018 में। स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है इनको गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019 में। 2018 में फ़िलिस्तीन ने इनको ग्रांट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी दिया गया है। अच्छा, मेरी सांस फूल गई इनको बताते बताते, ठीक। सारे महत्वपूर्ण नहीं, जो रिसेंट में 1-2 है वो ध्यान दीजिए। और इससे केवल एक ही बात बता रहा हूँ मैं कि अगर तुक्का मानना पड़े तो नरेंद्र मोदी को मानना, बाकी किसी को मत मानना। बस इतना ही समझ में आएगा, इतना रटना बहुत मुश्किल है। और जो अच्छे तोते हैं वो क्या करें, वो रट लें या फिर रिकॉर्ड करके काम चला लें। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। एक फोर्ब्स की सूची आती है और ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर महत्वपूर्ण है जी। जेफ बेजोस, एलन मस्क, जो बाइडन और एंजेला मर्केल। हाँ जी, क्या कहना है आपका, कौन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? एलन मस्क वैसे बहुत चर्चा में है, ठीक। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए ध्यान दीजिएगा। एलन मस्क की जो कंपनी है, एक का नाम है स्पेस एक्स और दूसरा है एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला। ये दोनों नाम ध्यान दीजिएगा। और अब तो ट्विटर भी नहीं का हो गया है, तो स्पेस एक्स और टेस्ला और ट्विटर। 2020 के लिए किसे दिया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड? हाँ जी, कमला हैरिस के साथ में दिया था जो बाइडन को। जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों को, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को मिला के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडन तथा कमला हैरिस 2020 के लिए दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में एक और नाम आएगा 2019 के लिए, ग्रेटा थनबर्ग 2019 के लिए। स्वीडन की एक बच्ची जिसने पर्यावरण परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन को लेकर बातें रखी थी अपने सामने, ठीक भैया।
यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, हाँ, एडवर्ड फेल्सेथन टाइम पत्रिका के प्रधान संपादक है, एडवर्ड फेल्सेथन। कभी आ जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2021 माह में टाइम पत्रिका ने इंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना? बड़ा सा ही मासूम सा प्रश्न है। ओलिविया रोड्रिगो, रोमिला रोड्रिगो, निकोलो मैक्टिक या नोवाक जोकोविच? हाँ जी, ओलिविया रोड्रिगो चलेगा क्या? ठीक है। टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2021 के लिए इंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है ओलिविया रोड्रिगो को। ठीक। इसी तरह से एक प्रश्न आपके सामने है, एथलीट ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना 2021 के लिए? निकोला मैक्टिक, रोमिला रोड्रिगो, सिमोन बाइल्स और नोवाक जोकोविच। सिमोन बाइल्स का भी इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची में सिमोन बाइल्स है, ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर। चलिए आगे बढ़े। दिसंबर 2022 माह में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? यूएनओ की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि निशस्त्रीकरण के संदर्भ में। जी, पंकज शर्मा, अनुपम रे, विक्रम शर्मा, भगवती प्रसाद। आंसर है अनुपम रे, ठीक है। दिसंबर 2022 में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। थैंक यू वेरी मच।